गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुंदरलाल सैनी, सहायक आचार्य, SN BEd कॉलेज नवलगढ़। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। BEd फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज हमारा टॉपिक रहेगा लिखित भाषा के उद्देश्य एवं मौखिक एवं लिखित भाषा में अंतर, यानी लिखित भाषा जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, एवं दूसरा टॉपिक रहेगा लिखित और मौखिक भाषा में क्या मुख्य अंतर हैं, कौन कौन से जो है डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं, उनका अध्ययन जो है आप आज जो है हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखित भाषा के उद्देश्यों की बात करते हैं। तो लिखित भाषा के उद्देश्यों में जो है अपन बात करें तो सबसे पहला है कि वर्णों की ठीक और सुंदर बनावट लिखना सिखाना, यानी कि लिखित भाषा का जो माध्यम है इसको इसलिए जो है अपनाया जाता है ताकि छात्रों को जो है सुंदर लिखना एक तरह से सिखाया जा सके। तो वर्णों की ठीक और सुंदर जो है बनावट लिखना सिखाने के लिए इस माध्यम को जो है अपनाया जाता है। दूसरा आता है सुंदर तथा सुडौल लेख का अभ्यास कराना, यानी कि जो भी लेख है वह सुंदर और अच्छा हो, इसके लिए जो है अभ्यास करवाना। आगे आता है शुद्ध वर्तनी का ज्ञान जो है करवाना, यानी लिखित भाषा का माध्यम जब चुनते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि जो भी वर्तनी है उसका शुद्ध ज्ञान जो है हो सके। फिर अगला आता है छात्रों की वाक्य रचना के नियमों से अवगत करानी है। छात्रों को जो है वाक्य की जो भी रचना है उस रचना के बारे में जो है ज्ञान देना, नियमों से जो है उसको अवगत कराना। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने की शिक्षा देना, यानी विराम चिन्ह जो है कहाँ लगेंगे, किस प्रकार लगेंगे, उसके नियम क्या हैं। तो विराम चिन्हों की जो भी मान लो कि उचित प्रयोग करने की विधि है उसका जो है नॉलेज, ज्ञान, शिक्षा देना भी एक इसका उद्देश्य बताया गया है। फिर आता है विद्यार्थियों में तार्किक रूप से विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता प्रदान करना। विद्यार्थियों में यह योग्यता उत्पन्न करना कि वह अपने विचारों या भावों को लिखित रूप से व्यक्त कर सकें, यानी विद्यार्थियों में इस एबिलिटी का, इस योग्यता का विकास करना भी इसका उद्देश्य है ताकि वो जो है अपने विचारों को, अपने भावों को जो है लिख कर व्यक्त कर सकें, यानी अपने विचारों को, भावों को लिख कर किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है वो सब जो है इस लिखित भाषा के माध्यम से जो है छात्रों को बताया जाता है। इसके बाद में आता है साहित्य के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना, यानी लिखित भाषा के माध्यम से छात्रों में जो है साहित्य के प्रति रुचि जो एक तरह से उत्पन्न की जाती है, पैदा की जाती है, जागृत की जाती है। अगला आता है स्पष्ट और साफ लिखने की आदत डालना। स्टूडेंट्स में ये आमतौर पे होता है कि जो है लिखावट बहुत अधिक जो है गंदी होती है, अशुद्ध लिखते हैं, तो उस लिखावट को जो है और अधिक अच्छा, साफ सुथरा, स्पष्ट लिखने की आदत भी जो है इसके माध्यम से डालने का प्रयास किया जाता है। आगे आता है छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे भाषा और साहित्य के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाएं, यानी छात्रों को इस भाषा के माध्यम से जो है अधिक उनका जो दृष्टिकोण है भाषा के प्रति और साहित्य के प्रति, उस दृष्टिकोण को जो है स्वस्थ बनाने का प्रयास किया जाता है, यानी कि वो पूरे मन से जो है भाषा और साहित्य को जो है अपनाएं, ऐसा प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। छात्रों में आदत डालना कि वे सावधानी पूर्वक लिखने की आदत जो है डालें, यानी छात्रों में सावधानी पूर्वक जो है लिखने की आदत भी इस लिखित भाषा के माध्यम से डालने का प्रयास किया जाता है। तो ये कुछ इसके उद्देश्य हैं। अब आता है मौखिक एवं लिखित भाषा में प्रमुख अंतर कौन से हैं। पहला अंतर आता है मौखिक भाषा विचारों के आदान प्रदान, वाद विवाद एवं भाषण की भाषा है। मौखिक भाषा जो है उसमें जो विचारों का आदान प्रदान, वाद विवाद या संवाद, भाषण की भाषा है, उनके माध्यम से किया जाता है। जबकि लिखित भाषा में हम कानों से सुने गए विचारों को जो है लिपिबद्ध कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो है मौखिक भाषा में जो है कानों से सुना जाता है और मुख से बोला जाता है, जबकि लिखित भाषा में जो है लिख कर जो है संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। अगला जो अंतर आता है, मौखिक भाषा अस्थायी होती है
इसने क्या कहा और इसका कोई ठोस प्रयास नहीं है, परंतु लिखित भाषा जो स्थायी होती है। साफ सीधी बात है कि मौखिक भाषा जो है वो अधिक स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है, जबकि लिखित भाषा स्थायी मानी जाती है। अगला पॉइंट आता है, किसी भी विषय में किए गए नवीन शोध को लिखित रूप में ही एक दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकता है। यानी कोई भी नया जो है रिसर्च किया गया है, शोध किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, तो उसको जो है लिखित भाषा के माध्यम से ही एक जो है व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास जो है हस्तांतरित करना संभव होता है, जबकि लिखित भाषा के माध्यम से यह सब संभव नहीं होता है। अगला पॉइंट आता है, मौखिक भाषा में वक्ता व श्रोता का आमने सामने होना आवश्यक बताया गया है, जबकि लिखित भाषा में लेखक अपने ज्ञान को लिखकर जो है प्रकाशित करता है, जिससे दूर दराज के व्यक्ति जो हैं वो भी लाभान्वित हो जाते हैं। अगला पॉइंट आता है, हमारी सभ्यता और संस्कृति का विकास का जो प्रमाण है वो लिखित भाषा से ही होता है। यानी हमारी संस्कृति किस प्रकार की पहले थी, अब कैसी है, हमारी जो भी मान लो कि विकास का जो मॉडल है उसका मतलब प्रमाण जो है वो लिखित भाषा के माध्यम से ही जो है संभव हो पाता है। लिखित भाषा ही उसका प्रमाण होता है, जबकि मौखिक भाषा के माध्यम से जो है ये मान लो कि अपने को पता नहीं रहता है कि सभ्यता और संस्कृति का विकास किस प्रकार से हुआ था। अगला पॉइंट आता है कि लिखित भाषा के द्वारा ही प्राचीन जो भी ग्रंथ हैं, हमारे जो भी शिलालेख हैं, उनकी रक्षा होती है और वर्तमान स्थिति के विकास के इतिहास की रक्षा भी जो है इस लिखित माध्यम के माध्यम से ही हो पाती है। ये सब जो है मौखिक भाषा के माध्यम से संभव नहीं हो पाता है। तो ये जो है हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। आज जो है भाषा एवं पाठ्यचर्या की बीएड फर्स्ट ईयर की जो भी बुक है, जो सब्जेक्ट है, उसकी फर्स्ट यूनिट जो है पूरी तरह से कंप्लीट है। मैंने पूरी तरह से जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर मान लो कि किसी प्रकार का कोई व्यवधान है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको जो है आप बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी कमियां हैं उनको जो है बताने का प्रयास किए ताकि आगे और जो है सुधार किया जा सके। धन्यवाद।